मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। यह चैप्टर 19 है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट का भगोड़े अपराधी अर्थात एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर से संबंधित है। आइए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। और उससे जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और एक सहयोग करिए फ़ोनपे के माध्यम से 8090-175-101 8090-175-101 पर आप लोग सहयोग करें। लेकिन आप लोगों का जो सहयोग है वो बहुत ही निराशाजनक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, चैप्टर 19 है, पैरा 215 से 222 तक। पैरा 215 से 222 तक है चैप्टर 19। एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर से संबंधित है, फरार अपराधी। ठीक है ना, ये रट लीजिए, महत्वपूर्ण चैप्टर है, आता है। देखिए पैरा 215 है, पैरा 215 से 222 तक है ये। अब आते हैं पैरा 215 क्या कहता है। अपराध करके भागे हुए व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा एवं कुर्की। अपराध करके भागे हुए व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और कुर्की। तो पीआर का मतलब होता है पुलिस रेगुलेशन। पीआर का मतलब है पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 12 के तहत जब आईओ का मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संतुष्ट हो जाए कि धारा 41 के तहत गिरफ्तारी से फरार व्यक्ति, सीआरपीसी की धारा 41 जिसमें संदेह के आधार पर पुलिस गिरफ्तार करती है, कि फरार व्यक्ति के संबंध में सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी हो जाए और धारा 83 के तहत कुर्की के लिए निवेदन कर सकता है। ठीक है, जब धारा 82 के तहत जो है उद्घोषणा जारी हो जाए, ये आदमी जो है फरार हो गया है, और धारा 83 के तहत जो है कुर्की के लिए निवेदन कौन करेगा? जो आईओ ऑफिसर है। ठीक है ना, जो ऑफिसर इंचार्ज वो निवेदन करेगा। इसी को जो है पैरा 215 में बताया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पैरा 216 है मफरूर, अर्थात जिसको फरार या भगोड़ा कहते हैं, भगोड़ा अपराधी। सीआरपीसी की धारा 22 के अंतर्गत जारी नोटिस को इस पैरा के तहत भगोड़ा अपराधी माना गया है। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 82 में यदि किस उद्घोषणा हो गई है तो उसी चीज़ को पैरा 216 में भगोड़ा अपराधी माना गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। पैरा 217 है मफरूर का वर्गीकरण, अर्थात जो फरार अपराधी उसका वर्गीकरण है। यह दो वर्ग है, वर्ग क और वर्ग ख। ठीक है ना, वर्ग क है और वर्ग ख है। वर्ग क के अंतर्गत वे सभी अपराधी आएंगे जिनके नाम, जाति, निवास तथा पूर्ववृत्त, यानी कि उन्होंने जो क्रिमिनल हिस्ट्री, पूर्ववृत्त का मतलब होता है क्रिमिनल हिस्ट्री। ठीक है ना, और वृत्त का मतलब काम, पहले का जो उन्होंने जो अपराध किया है वो संदेह की सभी संभावना से परे प्रमाणित किया गया है, यानी कि उसमें कोई संदेह नहीं है। उनका नाम, जाति, निवास, घर, मकान सब कुछ पुलिस ने पता कर लिया है। और वर्ग ख में वे अपराधी हैं जिनका नाम होगा जिन्हें वास्तविक नाम, निवास या पूर्ववृत्त निश्चित नहीं हो पाया। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया, लेकिन अपराध किया उन्होंने, वो उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है कि नहीं, उनका नाम क्या है, ये हो सकता है फोटो हो लेकिन उनका नाम पता नहीं आता है। तो ये दो वर्ग रहते हैं पुलिस थाने में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए, पैरा 218 पुलिस थाने में भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर। पुलिस थाने में भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, पैरा 217 भी महत्वपूर्ण है, पैरा 218 भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक थाने में फॉर्म संख्या 214 होगा, जिसमें संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामले के भगोड़े अपराधियों का नाम तथा पूर्ण विवरण होगा, और वर्ग क और वर्ग ख के अंतर्गत आने वाले अपराधियों को अलग दिखाया जाएगा। ठीक है ना, तो संज्ञेय और असंज्ञेय जो किए गए हैं, एक फॉर्म होता है, मतलब एक समझ रहे हैं आप, उसमें एक फॉर्म होगा। ठीक है ना, एक फॉर्म होगा जिसमें एक असंज्ञेय है और ये संज्ञेय है, और यहाँ पे असंज्ञेय है, वर्ग क, वर्ग ख, और भी ऐसे लिखा रहता है उसमें, ऐसे लाइन बने रहेंगे सब उसमें। ठीक है ना, और उसके अनुसार ये सब रखा जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैरा 219 लोक अभियोजक द्वारा मुख्यालय पर भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर रखना जाना। ठीक है ना, तो लोक अभियोजक अर्थात जो एपीओ होता है, लोक अभियोजक द्वारा जो सीनियर होता है, ठीक है, लोक अभियोजक द्वारा मुख्यालय में अंग्रेजी में सारे जिलों के लिए एक रजिस्टर थाने के रजिस्टर की भांति रखा जाएगा। जैसे अंग्रेजी में उनका नाम होगा। ठीक है ना, जैसे कोई थाना है, ए से है तो A B C D इस टाइप से क्रम वाइज रखा जाएगा। ठीक है ना, जिससे
ज़िले पर भी पता चले कि जो है अलग अलग थाने पर क्या स्थिति है, ठीक है ना। वहाँ पे हम जैसे मान लीजिए अगर एसपी को डीएम को पता करना है तो थाने पर ना जाकर के ज़िले पे ही रजिस्टर मंगा करके अपना देख लें, जो ज़िले पर रजिस्टर रखा गया है, ठीक है ना। इस रजिस्टर में वर्ग क ख के अपराधियों का भाग भी निर्धारित होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैरा 220 है, भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकालने का पुलिस अधीक्षक लिख दिया हमने, पुलिस अधीक्षक का अधिकार। तो अधीक्षक हमने गलत लिख दिया है, थोड़ा बड़ी की मात्रा रहेगी, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जब भगोड़ा अपराधी पहला या तो गिरफ्तार हो गया है या तो उसकी मृत्यु हो गई है, पुलिस अधीक्षक को कब अधिकार है कि भगोड़े अपराधी का नाम निकालने का? जब भगोड़ा अपराधी गिरफ्तार हो गया है या मर गया है। और तीसरी कंडीशन है जब सभी मुख्य साक्षियों की मृत्यु हो गई हो, यदि केस इतना लंबा चला, ठीक है ना, वह जिला छोड़ करके फरार हो गया है, वो जहाँ पे उसने अपराध किया वह स्थान छोड़ करके फरार हो गया है। जब सभी मुख्य साक्षियों की मृत्यु या लापता हो जाते हैं, आप देखते हैं 25-25, 40-40 साल तक केस चलते हैं, ठीक है। तो कोई आदमी अगर 60 साल का है तो कब तक जिएगा, ठीक है। या लापता होने के कारण सीआरपीसी की धारा 299 के तहत कार्रवाई के अभाव में अपराधी के विरुद्ध अभियोजन चलाना अपर्याप्त हो गया है, ठीक है ना। उसके खिलाफ कोई साक्ष्य देने वाला ही नहीं है, ना गवाह है, ना कुछ है, सब कुछ खत्म हो गया है। भाई कोई कागज है, अगर न्यायालय में कुछ चीज़ प्रस्तुत की गई है तो 40 साल तक या 30 साल तक पेज को पलटते पलटते जो उसका खत्म हो जाएगा अस्तित्व ही, या जहाँ पे रखा गया वहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब सीआरपीसी की धारा 299 क्या है? अभियुक्त की, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। अब यहाँ पे चौथा क्या कारण है? भगोड़े अपराधी वर्ग क के संदर्भ में पिछले 30 वर्ष से, देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, भगोड़े अपराधी वर्ग क के संदर्भ में जिनका नाम पता सब कुछ हमको पता है, ठीक है, जाति, निवास स्थान, माँ बाप, चाचा चाची, सबका नाम हमें, मौसी मौसा का नाम सबको पता है, उनके बारे में 30 वर्ष। भाई अगर भागेगा तो हो सकता है अपने दोस्त के घर जाए, अपने मामा मामी, मौसा मौसी, किसी के घर जा सकता है 30 वर्ष तक। और वर्ग ख के संदर्भ में पिछले 5 वर्ष जो समय बीता है हमने नहीं सुना है उसके बारे में, अर्थात हम ये समझ सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं, वो मर गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पैरा 221 है, भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकालने का जिलाधिकारी को अधिकार, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज देखिए इसको, जब डीएम अर्थात जिलाधिकारी को यह लगे कि अपराध के महत्वहीन होने के कारण रजिस्टर से नाम निकालने का आदेश दे सकता। अब यह जब लिखे कि अपराध महत्वहीन हो गया, जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझिए आप, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि देशद्रोह सेडिशन जो है उसको निकाल दिया जाए, कानून से देशद्रोह जो है उसको निकाल दिया जाए, यानी कि आईपीसी से ख़त्म कर दिया जाए देशद्रोह का जो कानून है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने देशद्रोह किया था पहले, ठीक है ना, और वो फरार चल रहा है, लेकिन अब हमारे देश में देशद्रोह का कानून समाप्त हो गया है, तो इस प्रकार से डीएम अगर चाहे तो उसको निकाल सकता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, किंतु एक शर्त यह है कि यदि उसका विचारण सत्र न्यायालय में चल रहा है, शर्त यह है कि यदि उसका विचारण सत्र न्यायालय में चल रहा है तो वह डीएम ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। एक उस पर एक हर्डल लगा दिया गया, उस पर जो एक प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। किंतु डीएम वर्ष में एक बार पुलिस थानों का निरीक्षण करके ऐसे भगोड़े अपराधियों की सूची पर विचार कर सकता है। किंतु डीएम को यह पावर है कि वर्ष में सभी थानों का एक बार निरीक्षण करके ऐसी सूची जो है पर विचार कर सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 222 है, भगोड़े अपराधी का मफरूर रजिस्टर में अभिलिखित करना, ठीक है। मफरूर रजिस्टर में, मफरूर मतलब भगोड़े रजिस्टर में अभिलिखित करना। पुलिस को चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 83 व 299 के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रतीक्षा किए बिना, ठीक है ना, पुलिस को चाहिए कि धारा 83 सीआरपीसी की धारा 83 और 299 के अंतर्गत कार्रवाइयों की प्रतीक्षा किए बिना, पता नहीं कुर्की होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये सब इंतजार किए बिना यदि घोषणा हो चुकी है तो अविलंब जो है उसको भगोड़े रजिस्टर में उसका नाम लिख दे। और उन सभी मामलों में जिनमें धारा 299 के अंतर्गत साक्ष्य अभिलिखित नहीं किए गए हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, और उन सभी मामलों में जिसमें
धारा 299 के अंतर्गत साक्ष्य अभिलिखित नहीं किए गए हैं, उप महानिरीक्षक जिसको डीआईजी कहते हैं, ठीक है, के सामने उनके निरीक्षण हेतु रखे। ठीक है मित्रों, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थोड़ा सा आप लोग ढंग से वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। सुबह 5 बजे, आज 3 तारीख है, 3 मई है, मैं ये चौथा वीडियो या तीसरा वीडियो है, और सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद। आपके भविष्य की शुभकामनाएं।